अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पख्तून अब क्लियर स्ट्रेटजी पे आ गए हैं। उस पे जाने से पहले दो छोटी चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि मोहसिन नकवी जो कि आर्मी के फ्रंटमैन हैं, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, सारी लग्जरीज उनके अपने पास हैं। वो बयान दे रहे थे कि पाकिस्तान की इज्जत का मसला है, हम आईसीसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे अगर भारत इधर नहीं आया, पैसों के लिए हम मुल्क की इज्जत नहीं करेंगे, छोड़ेंगे, फलान ढुमकान। और अब उन्होंने आईसीसी की मीटिंग में भारत के बीसीसीआई से, क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा पैसा ज़्यादा दे दो भाई, और यह है कि ठीक है जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। तब वही होगा कि दुबई में शायद या तो पूरा टूर्नामेंट होगा या फिर भारत के मैचेस दुबई में रखे जाएंगे। और लेट्स सी, 2-3 दिनों में आईसीसी ने कहा है कि फ़ैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल थूक के चाटने वाली बात है, पाकिस्तान क्रिकेट की औकात नहीं है, पाकिस्तान की किसी चीज़ की भी औकात नहीं कि वो भारत का मुकाबला तो दूर की बात भारत के सामने खड़ा भी हो सके। अजीज़ दोस्तों, वक्फ बोर्ड के हवाले से भारत में डिसीजन होना था कि पार्लियामेंट के इस बार के सेशन में डिस्कशन में आएगा कि नहीं, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट होगी या वक्फ बोर्ड ख़त्म किया जाएगा। तो उसको अब शायद डिले किया गया है नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन के ऊपर। उसकी क्या वजह है मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा कि ये भारत का सेंसिटिव मसला है। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण जी ने वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया है और उन्होंने वक्फ बोर्ड को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण जी की सरकार ने। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। शायद अब वो स्टेट्स जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, पहले उन स्टेट्स में इसको ख़त्म किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप देखें। किसी भी डेमोक्रेटिक इंसानियों वाली सोसाइटी में वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि इवन पाकिस्तान, सऊदी अरब वगैरह में औकाफ की मिनिस्ट्री ज़रूर होती है, वक्फ बोर्ड जैसा कोई आज़ाद दरिंदा नहीं होता। मिनिस्ट्री होने से ये होता है कि हर चीज़ फिर सरकार के खाते में रहती है, कोई आज़ाद एंटिटी फैसले नहीं करती। तो ये मैं समझता हूँ कि टाइम लगेगा। लोग डरा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भारत में आग लग जाएगी। यही भारत के हवाले से लोग डरा रहे थे। अयोध्या के मामले पे भी पीसफुली मसला सॉल्व हो गया, कोई ज़्यादती नहीं हुई। मैं जब अयोध्या जा रहा था तो हमारे जो साथी थे जो मुझे लेके जा रहे थे, उन्होंने बताया कि ये रास्ते में कि ये देखें ये मस्जिद के लिए जगह दी गई, और मैंने वहाँ पे गाड़ी रुकवा के उस जगह को भी देखा। बड़ी खूबसूरत जगह दी गई है, बड़ी ज़बरदस्त जगह दी गई है। और मुसलमानों के लिए भी अच्छा है कि एक चोरी की जगह पे, किसी मंदिर की जगह पे मस्जिद बना के एक हराम इबादत करने से अच्छा है कि एक अच्छी जगह दी गई है, लीगल जगह दी गई है, जहाँ पे इनकी इबादत भी अकॉर्डिंग टू इस्लाम होगी। और ये है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पे भी लोग डरा रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये है कि भारत की सरकार बड़ी तहम्मुल के साथ, बड़ी मतलब सुलझाव के साथ चीज़ों को देख रही है। अजीज़ दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो 1.5 मिनट की है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये मुफ्ती तारिक मसूद की। वो कहता है कि शादी सिर्फ ऐसी लड़कियों से करो जो घरेलू हों। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ना, कैरेक्टरलेस होती हैं, इर्रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मतलब आप इन मौलवियों की सोच देखें, ये खाली मौलवियों की नहीं, ये मेजॉरिटी मुसलमानों की सोच है। तो मैं आप लोग को एक तरगीब देता हूं, निकाह हमेशा घरेलू लड़कियों से करो। किससे? बीवी का नाम ही घरवाली है। अल्लाह ने भी अहले बैत कहा है। अहले बैत का उर्दू में तर्जुमा घर वाले। नबी की बीवियों को अल्लाह ने क्या कहा? अहलुल बैत, घर वाली। नेचर से मत लड़ो, समझ रहे हो? आप ये शर्त लगाओ, भाई हमारी वाइफ जॉब नहीं करेगी, हम ऐसी जगह निकाह करेंगे जो हमारी गुर्बत में हमारे साथ गुजारा करे लेकिन जॉब नहीं करेगा।
हम ऐसी लड़की से निकाह करेंगे घर की चार दीवारी। आजकल कहते नहीं लड़की पढ़ी लिखी होगी तो एक्चुअली बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करेगी। लतीफ़े जब सुनाना हो ना तो बहुत सोच समझ के सुनाया करो। मैं एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, पढ़ाओ बच्चों को 100 दफ़ा पढ़ाओ, लेकिन आप ये समझ रहे हो कि यूनिवर्सिटियों में कॉलेज में जाके उसकी तरबियत हो जाएगी तो ये लतीफ़ा कहीं और जाके सुनाया करो और फिर हंसा भी खुद ही करो। मुझे ऐसे लतीफ़ों से गुस्सा आता है। यूनिवर्सिटियों में चर्च बट रही है, चर्च समझ रहे हो, लड़के लड़कियों की सेटिंगें चल रही हैं। ये तरबियत करेगी, आपके बच्चों को हया सिखाएगी और एजुकेशन देगी। ना 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 ना, ये कहेगी, आप कहेंगे ना बेगम मैंने पढ़ी लिखी से इसलिए शादी की थी तो मेरे बच्चों को पढ़ाओ, कहेगी ट्यूशन की फीस दे, इसको कहीं जाके पढ़ा। मेरे पास बच्चों को पढ़ाने का टाइम नहीं है, मैं लाइफ को इंजॉय करने के लिए मैंने पढ़ा है, बच्चों को पालने के लिए मैंने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है। नहीं आई मेरा ख्याल है। हमारी दादियां नानियों ने हमारी जो टूटी फूटी तरबियत है हमारी दादियों नानियों ने की है, एक दिन भी स्कूल का नहीं देखा था उन्होंने, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इस खुशफहमी में ना रहें कि एजुकेटेड लड़की आएगी तो वो आपको बेच के खा जाएगी मेरे भाई। अब अजीज दोस्तों आते हैं पाकिस्तान में पख्तूनों ने अब फैसला कर लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ अब नहीं रह सकते। ख़ास तौर पे इनको काफ़ी अरसे से एहसास हो गया है कि पंजाबियों ने पख्तूनों को बहुत ही बुरी तरह से इस्तेमाल किया है। आज से नहीं, 79 की अफ़गान वार से भी नहीं, इससे पहले भी। पहला मार्शल लॉ, दूसरा मार्शल लॉ, दोनों मार्शल लॉ के वक्त पख्तून आर्मी चीफ होते थे, लेकिन हमेशा मैंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी में फ़ैसला एक आर्मी चीफ नहीं करता, कोर कमांडर्स की जो कोर कमेटी होती है सारे फैसले वो करती है। ज़ियाउल हक जैसा ख़तरनाक डिक्टेटर आज तक नहीं आया, लेकिन ज़ियाउल हक के भी फैसले सारे कोर कमेटी में होते थे, जिसमें जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जनरल हमीद गुल और जनरल असलम बेग और ये सब होते थे और वहाँ पे फैसले होते थे। तो वैसे ही अयूब खान, याया खान उस पंजाबी डोमिनेटेड कमेटी के मोहताज थे और आज भी आसिम मुनीर पंजाबी डोमिनेटेड, बल्कि आज तो तकरीबन सारे ही पंजाबी हैं कोर कमेटी में, क्योंकि पख्तूनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक पख्तून भाई ने केपी असेंबली में स्पीच की है कि मज़ा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो बांग्लादेश में 90,000 पतलूनें उतर जाती हैं। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो कारगिल में दुश्मन तो हमारे फौजियों की लाशों को सैल्यूट करता है, लेकिन हमारे फौजी धुम दबा के भाग जाते हैं। मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर लाशें गद्दों पे आती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। अजीज दोस्तों, बात तो सही है, लेकिन ये अब असेंबली में पख्तून डायरेक्ट स्पीच करके डायरेक्ट आर्मी को टारगेट कर रहा है। ये सोशल मीडिया पे तो भरपूर आ गया है। जैसे ये किसी ने ट्वीट की है कि एक पंजाबी टेररिस्ट जो कि सब इंस्पेक्टर था पंजाबी टेररिस्ट ग्रुप पंजाब पुलिस में, यानी पंजाब पुलिस को वो पंजाबी टेररिस्ट ग्रुप कह रहे हैं और पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर को टेररिस्ट कह रहे हैं कि एक पंजाबी टेररिस्ट पकड़ा गया था, हमने उसको पकड़ के और उसके साथ जो 2 और लोग थे उनको पश्तून फ्रीडम फाइटर्स ने पकड़ लिया और उनको नंगा करके वापस भेजा। ये इस वक्त आम पंजाबी की हालत, आम पख्तून की सोच है। पख्तून जरगा जो कि मंजूर पश्तीन ने पिछले महीने बुलाया था और
पिछले महीने से, मतलब अक्टूबर में, और उसके ऊपर पंजाबी फ़ौज ने खूब अटैक भी किया था, सब कुछ था। अब पख्तून कौमी जरगा ने अनाउंस किया है कि पख्तूनों की जो मौत हुई है डी चौक इस्लामाबाद में, जो पंजाबी पुलिस ने इनको मारा था, उसका बदला लिया जाएगा। अजीज़ दोस्तों, बाकी सब तो छोड़ें, केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने असेंबली में जाके केपी की जो तकरीर की है, ये भी पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने के बराबर है। पाकिस्तान की फाउंडेशन हिल जाएंगी अगर पख्तून ने हथियार उठा के पंजाबी आर्मी के सामने खड़े हो गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 245 लगाकर इस दफा इन्होंने गोलियां हमें फौज से मरवाई। मैं फौज के उन सिपाहियों को यहां से मुखातिब हूं कि अपने घर में अपने बच्चों को देखना जरूर, और सोचना कि अगर ऐसा काम तुम्हारे बच्चे के साथ हुआ होता तो तुम्हारी बीवी क्या सोचती, उसकी वो मां क्या सोचती, और मारने वाले के बारे में कौन सी बददुआ देती, कौन सी आह निकलती उसके दिल से, सोचना जरूर। ऐसे हुक्म को मानकर एक नौकरी के लिए रिस्क अल्लाह के हाथ में है। तुमने जो हरकत की है, तुम्हें इस जहान और उस जहान इंशाल्लाह सुकून नहीं मिलेगा। और मेरी ये दुआ है, बरबरा ये दुआ है मेरी, कि या अल्लाह इन लोगों को ऐसी तकलीफ, ऐसा दुख, ऐसा दर्द दिखा कि तारीख में लोगों को मिसाल मिले कि लोगों ने ऐसा किया था, और इबरत के निशान के तौर पर आपकी तकालीफ और ज़लालत लोग देखें और उनको समझ आए, ताकि दोबारा कोई ऐसा ना करे। अजीज़ दोस्तों, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुझे खबरें मिल रही हैं कि केपी में गवर्नर राज लगाया जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं है कि तुम लोग केपी में गवर्नर राज लगाओ, लगा के दिखाओ। अब पख्तून खड़ा हो गया है, और अब अगर हम जब भी प्रोटेस्ट करेंगे तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे। तुम्हारी बंदूक के सामने हम बंदूक लेके आएंगे और तुम्हारा मुकाबला करेंगे। और ये भी सुन लो, हम कुर्सी वाले नहीं हैं, हम लानत भेजते हैं ऐसी कुर्सियों पर, लानत भेजते हैं कि तुम हमें डरा लोगे, कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप में जरूरत है, लगाओ गवर्नर राज। तुम अगर खुदा की कसम इस सूबे के अंदर इस मैंडेट के साथ तुमने गवर्नर राज लगाया, इस सूबे में तुम रह गए तो हम अपने बाप से पैदा नहीं हुए होंगे। इस पूरे सूबे की आवाम, क्या हमारा खून सफेद है? क्या हमारा खून सफेद है? दहशतगर्दी का मुकाबला भी हम करें, उसकी भीड़ भी हम चढ़े, मैंडेट भी हमारा चोरी हो, लीडर भी हमारा जेल में, गोलियां भी हम खाएं, पूरा हमारा इंतजार भी हम ना कर सके। अगर ऐसे है फिर ऐसा ना हो कि हम भी नारा लगा दें कि ऐसे है तो फिर ऐसा ही सही है। अजीज दोस्तों, बलूचिस्तान इस्लामाबाद से बहुत दूर है। केपी तो बिल्कुल इस्लामाबाद के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। तो पख्तूनों से अब पंगा बढ़ गया है और बढ़ेगा। अली अमीन गंडापुर ने जिस लहजे में और जिस ज़बान में इनसे बात की, वो वाकई देखने वाली बात है कि किस तरह इनका मुकाबला किया जाएगा। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं आपको जो पीटीआई का प्रोटेस्ट था उसके हवाले से भी बता दूं कि जिस तरह ये कह के गए थे कि हम इमरान खान को साथ में लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, और जिस तरह वो इमरान खान को लिए बगैर भागे हैं, तो उससे एक बात तो साबित होती है कि जब इन्होंने 2013 में नवाज शरीफ के इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान ने 126 दिन का इसी डी चौक इस्लामाबाद में धरना दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दीवारों पे शलवारें लटकाई थीं, तब 126 दिन तक वो धरना चला था और आज एक दिन भी नहीं रुक सके। तो फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि उस वक्त पाक फ़ौज इमरान खान की पीटीआई के साथ थी और आज पाक फ़ौज। तो पाकिस्तान में धरने और ये जो पॉलिटिक्स कामयाब उसी वक्त होती हैं जब आपके साथ आर्मी हो, क्योंकि पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी हमेशा से आर्मी रही है। पपिट आगे कोई भी कर लें, जैसे आजकल ये पपिट हैं, इनका काम सिर्फ एक है कि बस जूते चमकाए जाओ, जूतों को पॉलिश करते जाओ। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज अजीम है, पाक फ़ौज बहादुर है, पाक फ़ौज ने ही पाकिस्तान को बचाया हुआ है। इस तरह की जूता पॉलिश करके ही आप
कामयाब हो सकते हैं, वरना तो आप एक दिन कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। जिस दिन बाजवा इमरान खान के पीछे से हटा, इमरान खान का डाउनफॉल शुरू हो गया था। जिस दिन नवाज शरीफ मुशर्रफ के सामने खड़ा हुआ, मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। जिस दिन आर्मी ने फैसला कर लिया कि अमेरिका नहीं चाहता कि भुट्टो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहे, तो भुट्टो को ज़िया-उल हक ने फांसी पे लटका दिया। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन सिर्फ उस वक्त तक चल सकते हैं जब तक आर्मी उनके पीछे खड़ी है। Are you able to see your sons? No, I can't. This is too dangerous a time for me to ask them to come over. अब अजीज दोस्तों, आपने सुना इमरान खान कह रहा है कि मेरे बच्चे पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। तो जब तुम्हें पता है ये सब, तो तुम अपने बच्चों को क्यों वहाँ पे बाहर रखा हुआ है और अपने वर्कर्स को गोलियां खाने के लिए आर्मी के सामने खड़ा कर दिया। बुशरा पीरनी फकीरनी कारकुनों को, वर्करों को मुसलसल कहती रही कि खबरदार इधर से कोई वापस गया, खबरदार इधर से वापस गया, सारे निकलो, लेकिन अपने बच्चे बुशरा ने भी बाहर नहीं निकाले। बाकी सब तो छोड़ें अजीज़ दोस्तों, नेशनल असेंबली में पीटीआई के 109 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पंजाब में 116 मेंबर्स हैं, केपी में 93 मेंबर्स हैं, सिंध में 30 मेंबर्स हैं, बलूचिस्तान में 7 मेंबर्स हैं, 18 सेनेटर्स हैं। इसके अलावा पीओके गिलगित बल्तिस्तान में भी इनके सारे बैठे हुए हैं। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि इनमें से कितनों के बच्चे मरे। कोई कह रहा है 100 पीटीआई के वर्कर्स मरे, कोई कहता है 1000 मरे, कोई कहता है 50 मरे। इनमें से कितने पीटीआई के जो हलवा मांडे खाने वाले टॉप पे बैठे हुए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सेनेट, ऑफिस बेरर्स, बैरिस्टर गोहर हुए, फलान हुए, ढुमकान हुए, इनमें से कौन एक मारा गया, किसी एक कोई ज़ख्मी हुआ, किसी का बेटा, भांजा, भतीजा, भतीजी, कोई एक कहीं ज़ख्मी हुआ है, कोई एक इनमें से किसी का गिरफ्तार हुआ है? तो पीटीआई ख़त्म हो चुकी है। इस बार के धरने से वर्कर्स को पूरा अंदाज़ा हो गया है कि कोई फ़ायदा नहीं है इधर अब धरने देने का, आंदोलन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी का कोई मरा ही नहीं है। अजीज़ दोस्तों, मोतीउल्लाह जान एक जर्नलिस्ट है जिसने ये खबर लीक आउट की थी कि जो धरने के दौरान 4 रेंजर्स वाले जो मारे गए थे, जिसका आरोप लगाया गया था कि पीटीआई वालों ने मारे हैं, वो इन्होंने बताया था कि कोलेट्रल डैमेज था, आपस में फौज की ही मतलब उससे मारे गए हैं ये रेंजर्स वाले। तो धरना के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मोतीउल्लाह जान को अगवा कर लिया गया। बहुत हंगामा मचा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने हंगामे किए कि ये क्या हो गया है, क्यों आपने इसको अगवा किया है, फलान ढुमकान। तो इन्होंने इस पे आरोप लगाया है कि मोतीउल्लाह जान ड्रग्स का काम करता है, वो गांजा, अफीम, चरस, हीरोइन और आइस ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो इस पे बाकी सब पॉलिटिशियन तो छोड़ें, नवाज शरीफ के अपने राइट हैंड मैन राना सनाउल्लाह जो केयर टेकर गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर थे, जो इससे पहले भी होम मिनिस्टर और की पोजीशंस पे रहे हैं, उन्होंने कहा कि मोतीउल्लाह जान को ऐसे झूठे केस में कम से कम पकड़ना गलत है। उनको ये बात की अच्छी तरह समझ है, इसलिए कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो उसने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया था इसी किस्म के केस में कि राना सनाउल्लाह ड्रग्स का कारोबार करता है और इसकी गाड़ी से हमने ड्रग्स पकड़ी थी। उस वक्त राना सनाउल्लाह की सपोर्ट में भी सब लोग खड़े हुए थे और कहा था कि ऐसे कम से कम घटिया आरोप तो ना लगाओ। तो आज मोतीउल्लाह जान पे भी ये आरोप लगा के पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल इस बार एक्सपोज हो चुकी है। अजीज दोस्तों, पीटीआई का फैसल वावड़ा, जिसका मैं कई बार आपके सामने पूरा एक्सपोज कर चुका हूँ, वो आर्मी का फ्रंटमैन है और वो समझ लें स्पोक्स पर्सन अनऑफिशियल पाकिस्तान आर्मी का है।
वो रोज़ टीवी पे बैठा होता है और रोज़ खबरें बताता है कि आज जैसे बुशरा पीरनी फ़कीरनी जेल में थी तो उसने खबर निकाली थी कि परसों रहा जाएगी, परसों निकल जाएगी जेल से, परसों इसको निकाल दिया जाएगा, और वही हुआ। ऐसे ये बड़ी काम की खबरें निकालता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कोई कुछ नहीं है, ये एक अकेला इंडिविजुअल है। इसके पास इतनी अंदर की खबरें कि आर्मी क्या फैसला करने वाली है, कैसे आती हैं। तो ये समझने वालों के लिए आसान है कि ये आर्मी का फ्रंटमैन है। अब इसने खबर लगाई है कि पीटीआई पे पाबंदी लगने वाली है क्योंकि इस खातून बुशरा बीबी ने बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और अब बुशरा को वापस गिरफ्तार करना होगा। लेकिन बुशरा केपी में जाके छुप जाती है कि केपी में अली अमीन गंडापुर की सरकार है पीटीआई की, तो वहाँ पे क्लैश किए बगैर उसको गिरफ्तार करना मुमकिन ना होगा। लेकिन लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान आर्मी है, ये अपने पाकिस्तानी मुसलमानों की लाशें बिछाने में एक मिनट भी सोचती नहीं है। तो किसी वक्त भी बुशरा पीरनी फ़कीरनी को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, पीटीआई पे भी पाबंदी लगाई जा सकती है, और केपी में भी वो किया जा सकता है कि मसला ये है कि गवर्नर राज, जब पीटीआई पे पाबंदी लगेगी तो फिर केपी गवर्नमेंट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। मुसलसल कई लोग ये बात बता रहे हैं कि बुशरा बीबी है ना, वो अब एक्टिवली पॉलिटिक्स कर रही है, और जब जेल में थी तो मशल यूसुफजई के ज़रिए भी ये एक्टिवली पॉलिटिक्स कर रही थी। और अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक्चुअली इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने भी इस पे बड़ी खबरें लगाई हैं कि देयर इज़ ए डर्टी लिटल सीक्रेट बिहाइंड इस्लामाबाद टारगेट किलिंग, कि पश्तूनों का टारगेट किलिंग के पीछे भी एक बहुत ही गंदी सोच है, गंदी राजनीति है कि पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर आसिम मुनीर और आईएसआई के चीफ आसिम मलिक सिविल वॉर करना चाहते हैं पश्तून बेल्ट में, और उसको उस सिविल वार को बढ़ा के इस्लामाबाद तक लाना। और इसके पीछे कारण ये होगा कि अमेरिका और वेस्ट को ये बताया जाए कि देखो, ब्लैकमेल किया जाए कि देखो हम लोग बहुत परेशान हैं, और अब ये जो तालिबान के एक्सट्रीमिस्ट हैं वो पख्तून, वो अब इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करने आ रहे हैं और पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम पे कब्ज़ा कर लेंगे, हमें मदद करो, नहीं तो, और हमें डॉलर दो, हथियार दो, और हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाओ, नहीं तो फिर समझ लो कि पाकिस्तान पे तालिबान का कब्ज़ा हो जाएगा। और फिर वो आगे लिखते हैं कि मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कम से कम इस झांसे में नहीं आएंगे। तो अजीज़ दोस्तों, पख्तूनों के हवाले से काफ़ी तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।